हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बात करते हैं जीके और जीएस के बारे में। इसी जीके और जीएस में मैं अभी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से परिचित करा रहा हूं, और अर्थव्यवस्था से परिचित कराते हुए मुझे आज थर्ड डे, तीसरा दिन है। हम लोग इसके बारे में जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे भाई, आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास है, क्लास नंबर थर्ड। इसी क्लास नंबर थर्ड के अंदर आप लोग आज मेनली टॉपिक्स की बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी, चाहे उसके अंदर बजट है, या उसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम है, या फिर उसके अंदर बैंकिंग है, इन सब की आज हम लोग बातें करेंगे। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है। वैसे मैंने आपको पॉलिटी के अंदर भी बजट पढ़ाया है, लेकिन एक बार बजट की बात हम लोग इकोनॉमिक्स में भी करेंगे। बजट में के बारे में क्या लिखा हो भाई, बजट के बारे में आप लोग याद रखेंगे, वहां पर लिखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में मैंने आपको वार्षिक वित्तीय विवरण से परिचित कराया है। जब मैंने आपको वार्षिक वित्तीय विवरण पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत सारी बातें लिखवाई थी इसके बारे में। क्या क्या बातें लिखवाई थी कि भाई जो बजट है, उस बजट से पहले हम लोग एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे लागू करते हैं। अब इस बजट को पेश करते हुए 6 सत्र से गुजरना पड़ता है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, एक शब्द है बोग्युट, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। ये सारी बातें मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं। अब उससे अपर लेवल की बातें करेंगे, यानी आप लोग लिखेंगे बजट। बजट के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बजट को जब संसद के आगे प्रस्तुत किया जाता है तो बजट को 6 सत्र से गुजरना पड़ता है। बजट को 6 सत्र से गुजरना पड़ता है। 6 सत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट का प्रस्तुतिकरण सबसे पहला कार्य ये होता है। फिर बजट पर बहस होती है। बजट पर बहस, बहस या चर्चा, ये दोनों एक ही बात है भाई। बहस होती है या चर्चा होती है, ये दोनों एक ही बात है। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर बहस, बजट पर चर्चा। ज्योति, अभिषेक, अंकित भाई सभी को नमस्कार। मैं बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चंस लिखने का काम करेंगे आप मेरे साथ। बजट को 6 सत्र से गुजरना पड़ता है। पहला होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, इसके बाद बजट पर बहस होता है, इसके बाद अनुभाग द्वारा, अनुभाग द्वारा उसकी जांच होती है। अनुभाग द्वारा जांच होती है किसकी, बजट की, कि भाई क्या हमें सही पैसा दिया गया है। फिर विभागीय समिति की रिपोर्ट आती है। विभागीय समिति की रिपोर्ट फोर्थ नंबर पर प्रस्तुत की जाती है। विभागीय समिति की रिपोर्ट। इसके बाद वित्त विधेयक प्रस्तुत होता है, वित्त विधेयक। और इसके बाद एक विधेयक प्रस्तुत होता है जिसका है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। ये 6 सत्र से बजट को गुजरना पड़ता है संसद के अंदर। मैं आपको बजट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। मैंने आपको मनी बिल, फाइनेंस बिल, इनके बारे में एक एक बात आपको याद भी होगी। मैंने आपको बताया था कि वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन धन विधेयक हमेशा वित्त विधेयक होगा। ये बात हम लोग पॉलिटी में कर चुके हैं। तो इन 6 सत्र से बजट को गुजरना पड़ता है, जब जाके बजट पास होता है। बजट का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 112। लेकिन अनुच्छेद 112 के अंदर बजट शब्द नहीं है। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। एक्चुअल में बजट शब्द फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बोग्यूट। उसी बोग्यूट से क्या बना है, बजट। उस बजट का अर्थ क्या भाई, तो आप लोग बोलेंगे चमड़े का थैला। लेकिन अभी तो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। वो निर्मला सीतारमण क्या करती है भाई, निर्मला सीतारमण अब लैपटॉप में बजट लेकर आती है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, इसको कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा विजिबल करो, डाउट्स आ रहे हैं।
बिल्कुल भाई, रोलेक्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है? वित्तीय विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तो आपको पता चल गया कि वो संविधान के आर्टिकल 112 में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बजट पेश होता है तो बजट के साथ 3 डॉक्यूमेंट पेश होते हैं। बजट के साथ 3 डॉक्यूमेंट पेश होते हैं, 3 पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। 3 पत्र कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी देखा था जिसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और तीसरा प्रस्तुत किया जाता है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। ये 3 पेपर एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये 3 पत्र एक साथ क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर तो 1 साल के लोके 1 साल का लेखा जोखा होता है, सरकार क्या क्या करने वाली है अगले साल में। इसके अंदर यदि कोई नेक्स्ट टैक्स लागू करने वाली सरकार, तो उसके बारे में जानकारी पता चलती है। इसके अंदर जब सरकार को पैसा वगैरह चाहिए है तो वो विनियोग विधेयक का प्रयोग करती है। ये 3 तरीके के पत्र एक साथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। अभी वित्तीय विवरणों के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आप लोग बोलेंगे आर्टिकल 117। 117 में क्या भाई? तो आप लोग बोलेंगे वित्त विधेयक। मैंने आपको एक तो आर्टिकल 112 के अंदर पढ़ाया था, एक आर्टिकल 107 के अंदर और एक आर्टिकल 117 के अंदर। ये तीनों डाउट आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर मनी बिल और यहाँ पर वित्त विधेयक, ठीक है। इसके बाद एक और आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी में कवर कर चुके हैं तो अनुच्छेदों को यहां पर नहीं छेड़ेंगे हम। देश का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के सब क्लोज ए के तहत किया गया था। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक्चुअल में सरकार के पास 3 तिजोरी है, सरकार की 3 तिजोरी है। कितनी तिजोरी है? तो आप लोग बोलेंगे सरकार की 3 तिजोरी है जहां पर सरकार पैसा रखती है। कौन कौन सी तिजोरी है? तो आप लोग सबसे पहले बोलेंगे समेकित निधि, समेकित निधि, या फिर आपको कंसोलिडेटेड फंड याद रखना है। इसी को आप लोग कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। और इस कंसोलिडेटेड फंड का संबंध किस अनुच्छेद से? आप लोग बोलेंगे आर्टिकल 266 के अंदर आपको कंसोलिडेटेड फंड मिलेगा। इसमें से पैसा निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी अनिवार्य है। पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी पार्लियामेंट, संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी तिजोरी भारत सरकार के पास, दूसरी तिजोरी का नाम क्या है? पब्लिक अकाउंट्स, यानी लोक लेखा, लोक लेखा तिजोरी है, लोक लेखा तिजोरी, या इसी को आप लोग पब्लिक अकाउंट्स बोलते हैं। ये भी आर्टिकल 266 के अंदर सब क्लोज ऐड करके किया गया है। पब्लिक अकाउंट्स आर्टिकल 266 का हिस्सा है, इसके अंदर भी पैसा है। इसके लिए संसद की मंजूरी सरकार को नहीं लेनी, इससे पैसा निकालने के लिए संसद से मंजूरी नहीं लेनी, आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और तिजोरी सरकार के पास, उसका नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फंड, सॉरी कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। ये 3 प्रकार का धन है सरकार के पास, एक समेकित निधि में है, एक लोक लेखा निधि में है और एक आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड। ये कब प्रयोग होता भाई? जब सरकार के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पता ही नहीं था आएगी, यानी प्राकृतिक डिजास्टर आ जाए कोई, तो प्राकृतिक डिजास्टर में इसमें से पैसा निकालने का अधिकार सरकार के पास है और इसके लिए सरकार को मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती।
प्राकृतिक डिजास्टर, और इसका संबंध है आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 में हमें कंटनजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि के बारे में पता चलता है। ये सरकार का ऐसा पैसा है, जब सरकार के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सरकार इसका प्रयोग कर लेती है। कंटनजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि। अभी आपको पता चल गया भाई ये तो 267 में है, तो बच गई क्या? कंटनजेंसी फंड, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड। तो आप लोग क्या आंसर लगा देंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 के अंदर है भारत की समेकित निधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संविधान में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 तिजोरियां देखी हम लोगों ने, अब पूछा गया है आकस्मिक निधि। मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो आपका वो क्वेश्चन तो यहीं से रिजोल्व हो जाएगा। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? आर्टिकल 267, 267। 267 में आपको क्या मिलेगा? आकस्मिक निधि। ठीक है, ये था भाई फिस्कल पॉलिसी ना हमारी, जो फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। इस राजकोषीय नीति में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और इसी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया बजट। बजट के माध्यम से सरकार भारत के अंदर मुद्रास्फीति, महंगाई या मंदी को कंट्रोल करती है, और उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट। यानी बजट इंट्रोड्यूस करके भारत के अंदर ये सारी की सारी चीजें की जाती है। ठीक है, अब इसी बजट के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई ये 6 सत्र से गुजरता है। फिर मैंने बताया इसके लिए 3 डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। फिर मैंने बताया 3 तिजोरी भी है भारत सरकार के पास जहाँ पर पैसा रखती है, और इन्हीं के माध्यम से भारत के अंदर किसको कंट्रोल करती है? तो आप लोग बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है। एक शब्द और बताता हूं मैं आपको, आप लोग शब्द याद रखेंगे, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, इसके बारे में भी बात करेंगे। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट घाटा। बजट घाटा वो होता है जब सरकार के पास देनदारी ज्यादा हो जाए। सरकार के पास देनदारी ज्यादा, मतलब देने के लिए पैसा बहुत ज्यादा पैसा ले लिया हो, देनदारी ज्यादा हो जाती सरकार के पास, तो वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे बजट डेफिसिट। देनदारी ज्यादा हो जाती है तो वो बजट डेफिसिट कहलाता है, यानी बजट घाटा। इसके लिए मैं आगे चल के एक एक्ट पढ़ाऊंगा आपको, FRBM एक्ट, उसके अंदर आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते। किस देश ने सबसे पहले शून्य आधारित बजट की शुरुआत की? शून्य आधारित बजट पहली बार, जीरो बेस्ड बजट किस देश ने प्रस्तुत किया था? अभी इसी जीरो बेस्ड बजट के बारे में एक बात और याद रखेंगे, इस जीरो बेस्ड बजट को आप लोग सनसेट बजट के नाम से भी जानते हैं। सनसेट बजट, सनसेट बजट के नाम से भी इसी को जानते हैं आप लोग। ये सबसे पहले किस देश में प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका। ये किस व्यक्ति ने दिया था? तो आप लोग बोलेंगे ये एक व्यक्ति ने दिया, व्यक्ति का नाम है पीटर ई पायर। पीटर ई पायर, इस व्यक्ति के द्वारा पहली बार जीरो बेस्ड बजट यानी सनसेट बजट प्रस्तुत किया गया था। अमेरिका ने सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया? 1968। अभी जब बजट पेश किया तो भारत ने ही बजट पेश किया होगा। भारत ने जीरो बेस्ड बजट, भारत ने जीरो बेस्ड बजट कब प्रस्तुत किया था? तो आप लोग बोलेंगे भारत ने 1987-88 के अंदर, भारत के अंदर जीरो बजट बेस्ड प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट भारत ने 1987-88 के अंदर प्रस्तुत किया था। इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, याद रखेंगे, भारत का प्रथम राज्य है जिसने जीरो आधारित बजट प्रस्तुत किया। भारत का प्रथम राज्य जिसने शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया, आधारित बजट प्रस्तुत किया था, उस राज्य का क्या नाम है? तो आप लोग बोलेंगे उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था पहली बार। ठीक है, भारत ने 1987-88 के अंदर शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परफॉर्मेंस बजट शब्द किसने गढ़ा? परफॉर्मेंस बजट, अभी बजट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट में हम लोग बजट को डिवाइड करते हैं। एक बजट है जेंडर बजट। जेंडर बजट, जेंडर बजट, ये क्या होता है? ये लिंग पर आधारित, मतलब कि लिंग पर आधारित बजट।
यानी पुरुषों के लिए इतना डिवाइड करेंगे और महिलाओं के लिए इतना डिवाइड करेंगे, इस बात पर आधारित बजट होता है। पुरुषों और महिलाओं को डिवाइड कर करने ये बजट बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जेंडर बजट। भारत के अंदर कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप लोग बोलेंगे 1967, 1987 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। 1987, 1987 में ये बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद एक बजट परफॉर्मेंस बजट है। ये परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट ये पिछले एक साल को याद रखा है, पिछले एक साल में भारत ने किस चीज पर कितनी ग्रोथ की है, उस एक साल को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर परफॉर्मेंस बजट पेश किया जाता है। जब एक साल में को ध्यान में रखकर हम लोग इस बजट को प्रस्तुत करते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे भारत ने कब इस बजट को प्रस्तुत किया था, तो आप लोग बोलेंगे 1968, 1968 भारत में पहली बार यह बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहली बार ये बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत किया है, तो आप लोग बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हूवर आयोग, उसकी सिफारिश पर परफॉर्मेंस शब्द गढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखानुदान का अर्थ है, वोट ऑन अकाउंट इज मीन्ड बाय, इंपॉर्टेंट शब्द है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान क्या होता है ये। तो जो ये लेखानुदान है, तो आपको पता है भाई भारत के अंदर बजट जो है, वो बजट, भारत का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। भारत का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। जब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको पास होने में कितना समय लगता है, लगभग 31 मार्च तक वो बजट कंप्लीट होता है। ठीक है, 31 मार्च को बजट पास होता है फाइनल रूप से। 1 फरवरी को आता है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने, सरकार 2 महीने पैसे को छू नहीं सकती। सरकार 2 महीने पैसे को छू नहीं सकती तिजोरियों से। जब पैसा नहीं लेती, तो इस समय अलग से बजट चाहिए होता सरकार को। तो सरकार को जब इस 2 माह का पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या प्रस्तुत करती है, तो वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान का प्रयोग करती है। इस 2 महीने के एक्सपेंस को, 2 महीने के खर्चे के लिए क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट। 2 महीने के खर्चे के लिए वोट ऑन अकाउंट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसके माध्यम से सरकार को पैसा मिलता है और सरकार इस 2 महीने के खर्च का वहन करती है। ठीक है, अभी एक बात और याद रखेंगे, तो इसमें आपको पता चल जाएगा भाई, बजट पारित होने तक नीतियों का विनियोजन करना, सरकार को पैसे की फंडिंग की आवश्यकता होती है इस 2 महीने के लिए, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात और याद रखेंगे, इंतरिम गवर्नमेंट, सॉरी इंतरिम बजट, आपको ये शब्द भी देखने को मिलेगा, इंतरिम बजट, ये क्या होता है। तो जब सरकार जाने वाली हो, सरकार जाने वाली हो, यानी सरकार का जो आखिरी बजट होगा, आखिरी बजट हो, वो क्या कहलाता है, इंतरिम बजट। मान लो अभी मोदी सरकार ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ लिया, तो अभी दोबारा से इलेक्शन होंगे। जब इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले सरकार एक बजट पेश करेगी, अंतिम बजट, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को इंतरिम बजट बोलते हैं। अब इंतरिम बजट के बारे में एक बात याद रखेंगे, इसके अंदर सरकार कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकती, ड्रास्टिक चेंज नॉट अलाउड इन इंतरिम बजट। सरकार इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकती इंतरिम बजट के अंदर, क्योंकि ये सरकार का अंतिम बजट है। ठीक, तो ये बात भी आप लोग यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश कागजी करों के रूप में जाना जाता है। कागजी कर कौन सा है, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम्स टैक्स, ड्यूटी, एक्साइज टैक्स। अभी भारत के अंदर एक शब्द पढ़ते हैं आप लोग, टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स, भारत में 2 प्रकार का टैक्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ये 2 प्रकार के भारत सरकार कर लेती है।
अब इन करों में क्या डिफरेंस है? ये कर वो कर है जो ए पर लगाया और ए से वसूला, ए पर लगाया और ए से वसूला, ए से वसूला, वो कैसा टैक्स है? तो आप लोग बोलेंगे वो प्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो ए पर लगाया लेकिन बी से लिया, लेकिन बी से लिया, बी से लिया, ये कैसा कर है? तो आप लोग बोलेंगे ये इनडायरेक्ट टैक्स। अभी टैक्सेशन सिस्टम में आप लोग एक बात और याद रखेंगे, जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक संस्था के द्वारा लिया जाता, संस्था का नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। अभी एक संस्था और है जो इनडायरेक्ट टैक्स देती है, उसका नाम क्या है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट कस्टम्स। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। अभी भारत के अंदर कुछ प्रत्यक्ष कर है, कुछ अप्रत्यक्ष कर है। अभी इन्हीं में से एक कर जिसका नाम है गिफ्ट टैक्स। इसी गिफ्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे इसी गिफ्ट टैक्स को, इसी गिफ्ट टैक्स को आप लोग कागजी कर भी बोलते हैं। और ये किस कर का उदाहरण है? तो आप लोग बोलेंगे ये प्रत्यक्ष कर का यानी डायरेक्ट कर का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट कर के और क्या क्या उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स के और क्या उदाहरण है? तो आप लोग बोलेंगे एक टैक्स है इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स कैसा कर है? तो आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। एक है कॉरपोरेशन कर यानी निगम कर। निगम क्या होता है? जो किसी भी संस्था से टैक्स वसूला जाता है, वो कैसा है? तो आप लोग बोलेंगे वो एक डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। ठीक है, एक गिफ्ट टैक्स इसी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। तो अभी आप लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, यानी कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में। अप्रत्यक्ष कर भारत के अंदर कौन कौन से? तो सबसे पहला जो अप्रत्यक्ष कर आप लोग याद रखेंगे वो क्या है? तो वो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैं इन करों के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा आपको आगे चलकर। दूसरी याद रखेंगे कस्टम ड्यूटी, कस्टम। तीसरा याद रखेंगे वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स यानी मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर। चौथा आप लोग याद रखेंगे सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। पांचवा आप लोग याद रखेंगे सर्विस टैक्स, या इसी को आप लोग प्रोडक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन टैक्स। ये किस टैक्स के उदाहरण? तो आप लोग बोलेंगे ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अभी एक टैक्स आपने यहां पर सुना जीएसटी। जीएसटी भी कैसा टैक्स है? तो जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका उदाहरण है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है माल और सेवा कर। भारत के अंदर कब इंप्लीमेंट हुआ? तो आप लोग बोलेंगे 2017। सबसे पहले किस देश में? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस के अंदर। इसके अंदर कितनी टैक्स स्लैब है? तो आप लोग बोलेंगे एक 5 है, एक 8 है, एक 18 है और एक 28 है, एक 12 है और एक 28। 5, 12, 18, 28। ये क्या है? ये टैक्स स्लैब है किसके अंदर? जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कैसा कर है? तो आप लोग बोलेंगे ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा टैक्सेशन सिस्टम है। सरकार फिस्कल पॉलिसी में इस टैक्स की भी हेल्प लेती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैन का मतलब है पेन। पेन एक शब्द है पैन कार्ड, उस पैन कार्ड के बारे में बात की गई है। पैन कार्ड आप सभी के पास भी होगा। ठीक है, पैन कार्ड कुछ कुछ कैसा होता है मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। पैन कार्ड मेरे पास होगा, देखो ऐसा बनता है। ये क्या है? ये पैन कार्ड है। इस पैन कार्ड के जो पीछे वाला एरिया है ये किसी काम का नहीं होता, इसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए ये आगे वाला काम का होता है। इसके अंदर नाम होता है, ऊपर लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि आयकर विभाग, इधर लिखा हुआ भारत सरकार। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नाम, पापा का नाम, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है और फिर लिखा हुआ परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी इसकी फुल फॉर्म इससे भी पता चल सकती है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन की फुल फॉर्म क्या होगी? स्थायी खाता संख्या।
परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब और क्या बात याद रखेंगे, इसके अंदर शब्द आते हैं, ये शब्द, ये जो यहाँ पर एक परमानेंट अकाउंट नंबर का ये बताया गया है, तो ये कितने शब्दों में होता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग याद रखेंगे ये होता है 10 संख्या का। 10 संख्या का होता है भाई, इसके अंदर 10 संख्या होती है। परमानेंट अकाउंट नंबर में कितनी संख्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे 10 संख्या होती है। इसके बाद आपको याद रखना है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सीबीडीटी। सीबीडीटी मैंने आपको बताया था, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इसके द्वारा पैन कार्ड इश्यू किया जाता है। इसके बाद आप लोग एक बजट सिस्टम के बारे में याद रखेंगे। भारत के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके द्वारा क्या दिया जाता है, इसके द्वारा बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, MICR क्या होता है, IFSC कोड क्या होता है, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, LERMS वाज इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया। भारत के अंदर LERMS कब इंट्रोड्यूस की गई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। LERMS, जहां पर भी आपको लिबरलाइजेशन शब्द मिले, लिबरलाइज्ड, लिबरलाइज्ड का अर्थ क्या होता है भाई, उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के साथ आप लोग निजीकरण याद रखेंगे, वैश्वीकरण याद रखेंगे आप लोग। ये किसकी फुल फॉर्म है, तो आप लोग बोलेंगे ये LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत के अंदर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे ये भारत के अंदर मनमोहन सिंह के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, मनमोहन सिंह ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, हमने चीजों को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि सरकार को दिक्कत ना आए, इसी कारण हम लोगों ने चीजों को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज कर दिया, और सरकारों ने लिबरलाइज कब किया भाई, तो आप लोग याद रखेंगे ये मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। इस समय भारत के PM कौन थे, तो PM थे PV नरसिम्हा राव, और PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन दोनों को ही हम लोग आर्थिक उदारीकरण या भारत में आर्थिक क्रांति का जनक बोला जाता है। इन दोनों व्यक्तियों को ये कब इंट्रोड्यूस किया था, तो मार्च 1992, मार्च 1992 में भारत के अंदर LERMS, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया था मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है, FRBM एक्ट। भारत के अंदर कब आया था, 2003, लागू कब हुआ था, 2004, 2004 में भारत के अंदर लागू हुआ था। इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था बजट घाटे को रोकना, बजट घाटे को कम करना, इसका काम था। तो आप लोग बोलेंगे FRBM का बजट घाटे को कम करना इसका कार्य था। इसी FRBM के अंदर 2016 में 2016 में एक आदमी है जिसका नाम है NK सिंह, इस NK सिंह के द्वारा संशोधन किया गया, और इसने बोला कि भाई हम लोग अब 3% से कम बजट घाटा रखेंगे, कम बजट घाटा रखेंगे। ये किसने बोला, तो आप लोग बोलेंगे NK सिंह ने, कम बजट घाटा रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या रखती है, एक शब्द है गोल्डन फिस्कल पॉलिसी, गोल्डन फिस्कल पॉलिसी एग्जाम में पूछ लेता क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे गोल्डन फिस्कल पॉलिसी होती है भाई, सरकार जब सरकार उधार पैसा ले, उधार पैसा सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए ले, तो वो क्या कहलाती है, तो आप लोग बोलेंगे वही कहलाती है सार्वजनिक हित के लिए ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग गोल्डन फिस्कल पॉलिसी। स्वर्णिम राजकोषीय नीति किसको बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे जब सरकार पैसा सार्वजनिक हित के लिए ले,
लोगों के लिए। इसके बाद यहां से याद रखेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इकोनॉमिक एग्रीगेशन यानी कि आर्थिक एकत्रीकरण इसका मुख्य। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत का बैंकिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग। एक टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम है, तो आप लोग आंसर देंगे भारत में स्थापित पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे साल 1770, 1770। लेकिन मैं आपको कुछ बातों से और परिचित कराता हूँ, ये तो है एग्जाम की बात। लेकिन अगर मैं बुक की बात करूँ कि बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक। भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कब बना, तो उसका आंसर दे रखा है 1786। नाम क्या है, बैंक ऑफ इंडिया। ये बुक की बातें बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम के अंदर ये याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया भारत का सेकंड व्यापारिक बैंक। सेकंड बैंक कौन सा था, कब बना, 1790। उसका आंसर क्या दे रखा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये भी क्या है, ये भी गलत है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखेंगे भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, प्रथम भारतीयों द्वारा संचालित बैंक नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1881, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद एक बैंक को याद रखेंगे पूर्ण तरीके से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, पूर्ण तरीके से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894, 1894। किस किस व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इसके संगठन में काम किया था, तो आप लोग याद रखेंगे एक व्यक्ति है दयाल सिंह मजीठिया। दयाल सिंह मजीठिया। और एक आदमी है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इन दोनों का योगदान है इस बैंक को चलाने में। अभी मेरी बात याद रखेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको प्रथम व्यापारिक बैंक देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान देखेंगे तो 1790 में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्या आंसर लगाना आपने, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बनाया, ठीक है। 1770 एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, किस बैंक का। तो अब बात करेंगे भारत के अंदर बैंकों की। 1806 में भारत के अंदर एक बैंक की स्थापना हुई, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। इसके बाद 1840 में भारत के अंदर एक बैंक बनाया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे। इसके बाद 1843 में 1843 में भारत के अंदर एक बैंक बनाया गया, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक बनाए गए भारत के अंदर। अब इन तीनों बैंकों को इकट्ठा कर दिया गया, यानी इनका मर्जर हो गया। मर्जर कब हुआ, तो आप लोग बोलेंगे 1921। और 1921 में इस बैंक का नाम चेंज करके तीनों को एक बनाकर इनका नाम क्या कर दिया, तो आप लोग बोलेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों का नाम चेंज करके क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन हुआ था कब, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम क्या कर दिया, तो आप लोग बोलेंगे इसका नाम कर दिया एसबीआई। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया। इसका तो आप लोग बोलेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया। कब? तो आप लोग आंसर देंगे 1955। ठीक है, ये इसका संपूर्ण इतिहास हो गया। इसके अध्यक्ष रह चुके दिनेश कुमार खारा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। एसबीआई आज भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना हुआ है। आगे आते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। कितने रुपए की पूंजी के साथ इस बैंक की शुरुआत की गई थी? सबसे पहले तो याद रखेंगे 1934 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था और उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत के अंदर एक बैंक की स्थापना की गई थी, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे आरबीआई की स्थापना कलकत्ता के अंदर हुई थी। पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर था? कलकत्ता के अंदर। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप लोग प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे गवर्नर बोलते हैं। प्रथम गवर्नर कौन थे भाई? तो सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। इनका रूलिंग टेन्योर क्या है? तो 1935 से लेकर 1937 इन्होंने आरबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद इस बैंक को साल 1937 में कहां ले गए? तो कलकत्ता से बंबई ले गए। कलकत्ता से बंबई ले गए और जब कलकत्ता से बंबई चला गया तो इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष जॉन मिलर बने थे। इसके अध्यक्ष 1937 से लेकर ना और 1943 तक इसके अध्यक्ष कौन रहे? जॉन मिलर, या इसको जॉन टेलर भी लिख लो आप लोग। इसके बाद 1943 में इसके अध्यक्ष दोबारा चेंज हुए। 1943 से लेकर 1949 में हम लोगों ने आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया था। इसके अध्यक्ष थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ठीक है। इसके अध्यक्ष सीडी देशमुख रहे। हमने इसका राष्ट्रीयकरण कब किया? तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रीयकरण हमने किया था 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। एक वर्तमान गवर्नर भी याद रखेंगे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। एग्जाम के अंदर आपको आरबीआई से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी आरबीआई की शुरुआत हम लोगों ने कितने पैसे लगा की थी? तो आप लोग बोलेंगे 5 करोड़ की पूंजी के साथ हम लोगों ने आरबीआई की स्थापना की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 करोड़ की पूंजी के साथ भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के नोट जारी करने वाले विभाग के पास हमेशा कम से कम सोने का स्टॉक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक शब्द है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली तो याद रखेंगे आरबीआई में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, या इसी को आप लोग MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई? तो आरबीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया था 1957 में। इसका काम क्या था कि सरकार के पास पैसा होना चाहिए। जो बैंक है उस बैंक के पास एक स्टॉक होना चाहिए पैसे का। वो पैसे का स्टॉक किस रूप में होगा? तो 1992 से पहले हम लोग क्या करते थे? 1992 से पहले हम लोग पैसे को सोने से आइडेंटिफाई करते थे। पैसे को सोने से, सोना गोल्ड से आइडेंटिफाई करते थे, सोना से आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है। अब सोने को हम लोगों ने खत्म कर दिया क्योंकि हम लोगों ने डॉलर के मुकाबले भारत का पैसा चला दिया 1992 से। अब जब सोने से इंट्रोड्यूस करते थे हम लोगों ने क्या किया? 2 स्टॉक बनाए कि सरकार के पास लिक्विड के रूप में यानी गोल्ड के रूप में सरकार के पास 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। और इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व कितना होना चाहिए? तो आप लोग बोलेंगे फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए भारत आरबीआई के पास 85 करोड़ रुपए का, यानी दोनों को मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपए का स्टॉक होना चाहिए सरकार के पास। ये क्या है? यह मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में पूछा गया है सोने का स्टॉक होना चाहिए। तो आप लोग आंसर देंगे 115 करोड़ रुपए का, और 85 करोड़ का क्या होना चाहिए? फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारे पास दूसरे देश की करेंसी यानी डॉलर की करेंसी लगभग
दूसरे देश की करेंसी लगभग 85 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। ये हमारे पास स्टॉक होना चाहिए पैसे का आरबीआई के पास। इसी को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आरबीआई ने कब शुरू की? 1957, 1957 में। अब 1992 में जब भारत के अंदर एलपीजी लेकर आई गई तो इस सोने के सिस्टम को खत्म कर दिया हम लोगों ने, और डॉलर के मुकाबले पैसा चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए का, 1 रुपए का 1 रुपया, ये 1 रुपया याद रखेंगे भाई। इस 1 रुपया के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे वित्त सचिव, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है। और अगर मैं पूछूं 1 रुपए से ज्यादा पर किसके साइन होंगे? तो आप लोग बोलेंगे आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर का। इसी रिजर्व बैंक को भारत का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को भारत का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। भारत का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अभी इससे और क्या क्या बात याद रखनी है आपने? एक तो भारत के अंदर सिक्के होते हैं, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उस सिक्के बनाने वाले स्थान को आप लोग टकसाल बोलते हैं। भारत के अंदर बहुत सारी टकसाल। टकसाल कहाँ कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे, भारत के अंदर एक टकसाल है कलकत्ता के अंदर, दूसरी टकसाल भारत के अंदर हैदराबाद में सिक्के बनाए जाते हैं, और तीसरी टकसाल भारत के अंदर है मुंबई में। चौथी टकसाल भारत के अंदर कहाँ पे है? तो नोएडा के अंदर, नोएडा उत्तर प्रदेश। ये 4 टकसाल है भारत के अंदर जहां पर सिक्के की ढलाई का काम होता है, यानी सिक्के बनाए जाते हैं। जब सिक्के की ढलाई का काम होता है तो क्वेश्चन पूछता है जो कलकत्ता के अंदर टकसाल है जिसमें सिक्का बनता है, उस सिक्के पर यहां पर एक साइन होता है। वो कौन सा साइन होता है? तो यहां पर कोई साइन नहीं होता, यानी नो साइन। जितने भी सिक्के कलकत्ता की टकसाल में बने हैं उसके अंदर सिक्के पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। इसके बाद हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर है, मुंबई के अंदर है, और नोएडा के अंदर है। जो मुंबई है, मुंबई के अंदर डायमंड का प्रयोग किया जाता है टकसाल के अंदर, यानी आप लोग जब देखेंगे तो उस पर डायमंड छपा हुआ है। ठीक है। हैदराबाद के अंदर स्टार बना हुआ है, यानी हैदराबाद के अंदर जो सिक्का होगा उस सिक्के पर यहां पर एक स्टार बना होगा। वो स्टार किसको आइडेंटिफाई करता है? तो कि ये पैसा, ये सिक्का हैदराबाद के अंदर बना है। अगर नोएडा की बात करूं तो एक डॉट लगा होगा। डॉट का साइन हमें कहां देखने को मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे डॉट का साइन नोएडा की टकसाल में देखने को मिलेगा। 4 टकसाल हैं, चारों टकसालों में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है कि ये सिक्का कहां पर बना है। तो आप लोग याद रखेंगे कलकत्ता के अंदर कोई साइन नहीं है, जो भी सिक्का कलकत्ता के अंदर बना होगा उसके अंदर साइन नहीं होगा नीचे। हैदराबाद के अंदर स्टार का साइन होगा, मुंबई के अंदर डायमंड का साइन होगा, और नोएडा के अंदर डॉट का साइन होगा। ठीक है। ये 4 भारत के अंदर क्या है? टकसाल है सिक्के डालने की। आगे बढ़ते। एक 100 रुपए के नोट पर डैश के हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर। 100, 200, 300, आपने उस नोट पर पढ़ा होगा कि मैं इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वो आरबीआई गवर्नर उस पर साइन करते हैं, और भारत का एक प्रधानमंत्री है जिसके नोटों पर हस्ताक्षर है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री जिसके नोटों पर हस्ताक्षर, भारत का प्रधानमंत्री जिसके नोटों पर हस्ताक्षर, के नोटों पर हस्ताक्षर है, आप सभी जानते हैं उनको। उनका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे उनका नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका नोटों पर हस्ताक्षर है। मनमोहन सिंह वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनके नोटों पर हस्ताक्षर। अभी भारत के अंदर नोट बनाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस होती है। भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस होती है नोट बनाने के लिए। कहाँ कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस है सालबोनी। सालबोनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सालबोनी में भारत का एक नोटों को छापने का प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा है भारत के अंदर होशंगाबाद। होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पर है? तो आप लोग बोलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी भारत के अंदर नोट बनाए जाते हैं। तीसरा आप लोग याद रखेंगे देवास। देवास भी कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे देवास भी मध्य प्रदेश के अंदर है।
मध्य प्रदेश के देवास में भी भारत के अंदर नोट बनाए जाते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि भाई और कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे नासिक। नासिक कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। नासिक महाराष्ट्र के अंदर भी भारत के अंदर नोट छापे जाते हैं। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे मैसूर। मैसूर कहाँ पर है, तो आप लोग बोलेंगे मैसूर है कर्नाटक के अंदर। मैसूर कर्नाटक में भी भारत के अंदर नोट छापे जाते हैं। ये नोटों को छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस बना रखी भारत ने। ठीक है, भारत के अंदर 5 की 5 प्रिंटिंग प्रेस याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन, यानी बैंकों को सरकारी बनाना। कि आपने बैंक में पैसा रखा, उस पैसे को सरकार आज जिम्मेदारी लेती है कि मैं आपको पैसा वापस करूं। जैसे एक कारण के रूप में समझो, जब भारत के अंदर पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया तो वो अंग्रेजों ने बनाया था। तो भारतीयों के द्वारा उस बैंक में कोई पैसा जमा नहीं किया गया। कोई पैसा जमा नहीं किया भारत में किसी व्यक्ति ने, क्योंकि भरोसा नहीं था कि मैं अपना पैसा रखूंगा तो क्या वो मुझे सुरक्षित मिल जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में भारत के अंदर लोगों ने बैंक बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने बताया, भारत का पहला भारतीयों द्वारा बनाया गया बैंक अवध कमर्शियल बैंक। अब कुछ आदमियों को भरोसा हो गया, लेकिन जब भारत के अंदर पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा बैंक बनाया गया यानी पीएनबी, तो भारतीयों का संपूर्ण भरोसा उनके साथ जुड़ गया। अब अंग्रेज भारत से चले गए, अभी बैंक करप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं कई बार, तो दिक्कतें आती है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने पहली बार बैंकों को सरकारी बनाया। जब पहली बार बैंकों को सरकारी बनाया तो वो कब था, 1969, इतने बड़े लेवल पर। क्यों, क्योंकि भारत के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। और उसी गरीबी हटाओ नारे के कारण पैसा चाहिए था सरकार को। सरकार को पैसा जब मिलेगा, जब लोगों की जेब से निकलेगा, लोगों के लिए 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार क्या किया गया, तो आप लोग बोलेंगे इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। उस समय भारत की पीएम थी और इस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो भारत के वित्त मंत्री थे, उनका नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे मोरारजी देसाई। जब भारत के अंदर कोई भी कार्य किया जाता है फाइनेंस यानी वित्त से रिलेटेड, तो भारत में सलाह लेनी पड़ती है। सलाह किसकी लेनी पड़ती है, तो आप लोग बोलेंगे फाइनेंस कमीशन की सलाह लेनी पड़ती है, वित्त आयोग की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना मोरारजी देसाई से पूछे 14 बैंक सरकारी कर दिए थे। इसी कारण मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक बार और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब, 1980। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किसने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो आप लोग बोलेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, 1980 में। ये भारत के अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है। अभी ये मर्जर हो गया रिसेंट में, ये मर्जर और ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी की फुल फॉर्म याद रखेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी होता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे रीजनल रूरल बैंक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर शेयर का डिवाइडेशन होता है। रीजनल रूरल बैंक के अंदर क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक के अंदर शेयर का डिवाइडेशन होता है, यानी सरकार के पास शेयर होते हैं। और इस रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। इसके अंदर डिवाइडेशन कैसे होता है भाई, शेयर का। तो जो 50% इसके शेयर होते हैं, 50% केंद्र सरकार के पास इसके शेयर होते हैं। केंद्र सरकार के पास 50% हिस्सेदारी होती है इसकी। तो उस बैंक का मुनाफा भी 50% केंद्र सरकार को मिलेगा। उसके अंदर पैसों का योगदान भी 50% केंद्र सरकार का रहेगा। इसके बाद 15% हिस्सेदारी किसकी होती है, 15% हिस्सी होती है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी होती है, तो आप लोग राज्य सरकार के पास 15% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, इसके बाद 35% बच गया। जो 35% है, वो 35% की हिस्सेदारी उस फॉलोइंग बैंक के पास। तो बैंक के पास जिस बैंक को बनाया गया है या जिस बैंक को बनाने में किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है, बनाने वाला उद्यमी है, उसके पास क्या होगी, 35% की हिस्सेदारी होगी। ये है रीजनल रूरल बैंक का डिवाइडेशन। ठीक है, तो ये थी भाई आज की अपनी बातें।
आशा करूंगा कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बैंकिंग टॉपिक चल रहा है, अगली क्लास में भी बैंकिंग ही रहेगा और वो हम लोग आगे बढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही भाई। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कैसी लगी आपको क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो थंबनेल का इंप्रेशन भेजें, के बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है भाई, तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।